नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आगे के टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बुक है उसका टॉपिक है। नाम है हमारे टॉपिक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है? वैद्युत फ्लक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? सदिश अभिवाह। सदिश अभिवाह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं, या सदिश अभिवाह भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो कैसे मिलकर कैसे बनता है हमारा इलेक्ट्रिक। तो फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन निकलती है वो देखेंगे। द number of electric field lines passing normally an area is called electric flux is called electric flux related to that area। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी बंद पृष्ठ से, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखा हुआ कोई भी फील्ड हो या फिर सरफेस हो, उससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। यानी क्या कह सकते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे, परपेंडिकुलर कंडीशन में रखे, लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से या फिर कोई भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई परपेंडिकुलर कंडीशन में कोई सरफेस रखा है, उस सरफेस के अंदर से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या कहलाएंगी? उस एरिया की क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएंगे। यानी क्या कहलाएगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किससे रिलेट करता है? उस एरिया से रिलेटेड करता है कि उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि क्या कहेंगे? किसी भी विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन निकालना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आती है वो देखिए। और क्या कह सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स को किससे निरूपित करते हैं? वैद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे निरूपित करते हैं? फाई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? फाई से निरूपित करते हैं। तो क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, यानी कि विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोटेड कर सकते हैं? फाई से डिनोटेड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स
कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई से डिनोट करते हैं। अब देखो भाई, और क्या जानते हैं हम इलेक्ट्रिक, अब इसकी यूनिट की, विद्युत फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेबर। क्या होती है, वेबर। यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं। किससे डिनोट करते हैं अपन, फाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, फाई क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फाई क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर। यानी कि क्या कह सकते हैं कि क्लोज ऑफ सरफेस, यहां क्लोज ऑफ एस क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ समाकलन। क्या कहलाता है, बंद पृष्ठ समाकलन। क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ समाकलन कहलाएगा। ई यहाँ क्या है, ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वेक्टर क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डीएस क्या है, एरिया वेक्टर है। डीएस क्या है, एरिया वेक्टर है। यानी कि क्षेत्रफल सदिश है। क्या है, क्षेत्रफल सदिश। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। तो हमारी जो डेफिनेशन निकल के आई थी कि वैद्युत क्षेत्र और एरिया सदिश यानी एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी भी क्लोज सरफेस से या फिर किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या कहलाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब देखिए दोबारा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वैद्युत फ्लक्स भी बोल सकते हैं, सदिश अभिवाह भी बोल सकते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली एन एरिया इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। यानी कि उस एरिया से रिलेटेड कर सकते हैं। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, उससे उस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, उस सरफेस के क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी कि बात करें कि किसी क्षेत्र में लंबवत रखे पृष्ठ से, किसी क्षेत्र में लंबवत यानी परपेंडिकुलर कंडीशन के ऊपर रखा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली यानी पास होने वाली, गुजरने मतलब यानी उससे पास होने वाली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, विद्युत बल रेखाओं की क्या संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आई कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्लोज ऑफ सरफेस क्या है, बंद पृष्ठ समाकलन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। क्लोज ऑफ सरफेस इसको क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ समाकलन यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाली फील्ड ऑफ लाइन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। दूसरी देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस
ई डॉट ds वेक्टर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किन किन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ठीक है। अब हमें देखनी है डिपेंडेंसी किसकी, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है। तो हम देख लेते हैं, इसको यहीं देख लेते हैं। चलो इसको पूरे को क्लोज नहीं करते हैं, यहां देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड क्या हो गया, एरिया। सेकंड क्या हो गया, एरिया। और थर्ड क्या हो गया, एंगल। थर्ड क्या हो गया, एंगल मतलब कोण। इन तीन चीजों के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया और एंगल कैसे कैसे डिपेंड करता है। अभी देखते हैं कैसे कैसे डिपेंड करेगा, वो देखते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, समानुपाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ये समानुपाती है। कैसे है देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती कैसे है। फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती कैसे है। देखो भाई, किसी एरिया से ये पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है। ये हमारा क्या हो गया, कोई एरिया हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इस फील्ड में क्या रखा है हमने, कोई एरिया रखा है। क्या रखा है, एरिया रखा है। ये इनके इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है। ये हमारा क्या है, एरिया है। ये हमारा क्या है, एरिया है। अब देखो ध्यान से, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। और जब मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पास होने वाली, पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। क्या तीन चीजें यहां पर है। अगर हमारे पास एरिया ज्यादा कब होगा, एरिया ज्यादा कब होगा, जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी ज्यादा होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी क्या होंगी, कम होंगी। पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी कम होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी कम होगी। तो यानी क्या 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 कह सकते हैं, फाई इज प्रोपोर्शनली ई, फाई इज प्रोपोर्शनली ई कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी कम होगी। तो यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या हो गया, एरिया। फाई इज प्रोपोर्शनल ए, यानी एरिया। यानी कि हमने क्या ले लिया, एक पास होने वाला, ये हमने कोई एरिया कंज्यूम कर लिया। ये हमारा एरिया A1 हो गया और ये हमारा दूसरा एरिया A2 हो गया। ये हमारा एरिया A1 हो गया और ये हमारा दूसरा एरिया A2 हो गया। यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये एरिया A1 और ये एरिया A2, अगर हमारे पास एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एरिया है, इस एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, ये एरिया ज़्यादा है तो इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगी, यानी एरिया ज़्यादा होगा। यानी एरिया ज़्यादा
ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम। यानी कि सेकंड डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई, एरिया। फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इस पृष्ठ से, इस सरफेस से गुजरने वाली यानी पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा है तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी कम होगी, तो इसका क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, कम होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा होगी, और फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा। एरिया कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कम होगी, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड कंडीशन देखते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, फाई ज़्यादा तो एरिया ज़्यादा, एरिया कम तो फाई भी कम। क्लियर। थर्ड कंडीशन आ गई, किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, फाई इज प्रोपोर्शनली डिपेंड कॉस थीटा, यानी किसके ऊपर डिपेंडेंस है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंस है, एंगल के ऊपर डिपेंडेंस है। किसके ऊपर है, एंगल के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इसकी तीन कंडीशन निकल के आती है। तीनों कंडीशन कौन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। कौन सी कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। यानी कि ये हमारी फील्ड ऑफ लाइन है, ये हमारी क्या है, फील्ड ऑफ लाइन है, और ये हमारा कोई एरिया रखा हुआ है, ये हमारा कोई एरिया रखा हुआ है। इसमें इस एरिया से ये पास हो रही है, इस एरिया से ये क्या हो रही है, पास हो रही है, ये एरिया है। अब देखिए, अगर हम आउटवर्ड के, अगर एरिया को हम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई प्लेन है, अगर हम इसके प्लेन की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी। क्या होगी, प्लेन के आउटवर्ड ऐसे होगी। ये प्लेन है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी परपेंडिकुलर कंडीशन में। तो हमने प्लेन कुछ ऐसे रख दिया तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो यही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और इसी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एक सेम डायरेक्शन में होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब जो हमारा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, उस फॉर्मूले में रखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस जब हम इसका मोड लेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन एस मोड ऑफ ई मोड ऑफ डी एस कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस। यानी कि फाई क्या होगा हमारा, इस टाइम मैक्सिमम होगा। फाई हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ये हमारी फील्ड ऑफ लाइन है, ये हमारी फील्ड ऑफ लाइन है। हमने इसमें क्या कर दिया, एक एरिया कंज्यूम कर दिया। क्या कर दिया हम, अब हमने इस एरिया को थोड़ा ऐसे घुमा दिया, यानी कि हमारा ये एरिया रखा हुआ है, ये हमारा ये एरिया ऐसे रख दिया। तो इस कंडीशन में हमारी जो परपेंडिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। इस कंडीशन में क्या हो गया, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कौन सी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और ये डायरेक्शन किसकी है, तो यानी कि इसके मतलब फाई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फॉर्मूला यूजुअल में लेंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस। वेक्टर क्या लेंगे, मोड लेंगे। फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन एस मोड ऑफ ई मोड ऑफ डी एस कोस थीटा। कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। 0 की वैल्यू कोस कितना, 90 क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फाई मिनिमम कब होगा, 0, जो हमारे कंडीशन कब है। अब हमें ऐसे भी दिख रहा है, हमें सेकंड कंडीशन ऐसे दिख रही है कि भाई ये हमारा इसके डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है। और हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कि किसी सरफेस से गुजरने, क्लोज सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम कंडीशन। दूसरा देखिए, हमने इस सरफेस को ऐसे रख दिया, हमने इस सरफेस को क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। इस कंडीशन में हमारी देखिए एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इससे पास नहीं हो रही है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इससे पास नहीं हो रही है, तो हमारा फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, और हमने क्या कर दिया, इस सरफेस को थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे
थोड़ा सा इस सरफेस को थोड़ा सा हमने घुमा दिया और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और हम देखेंगे इस प्लेन को, जब इसी प्लेन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, झुका देंगे ऐसे, तो यहाँ से जो सेंटर से जो डायरेक्शन जाएगी एरिया वेक्टर की कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इनके बीच में बनने वाला एंगल मान लिया थीटा। कौन सा हो गया? थीटा हो गया। तो हम इस फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ईडीएस कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू ईडीएस कोस थीटा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी वही हमारे किसके ऊपर डिपेंडेंसी करेगी? फाई के ऊपर। तो तीनों की तीनों कंडीशन किसके ऊपर? अब हमें यहाँ से पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमारे पता चल रहा है कि ये जो फॉर्मूला है किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी शो कर रहा है। किसकी डिपेंडेंसी शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी शो कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा डीएस मतलब एरिया, डीएस क्या हो गया? एरिया, डीएस क्या हो गया? एरिया, और कोस थीटा क्या हो गया? एंगल, कोस थीटा क्या हो गया? एंगल। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल। एरिया एंगल से मतलब कोस थीटा। तो यानी कि तीनों कंडीशन हमारे पास सामने आ गई। जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है सेम है तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंडीशन में तो ये है, अगर किसी भी एंगल पे इंक्लाइन है तो हमारे फाई की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम और थीटा की वैल्यू। अब ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोबारा देखेंगे, किसी भी क्लोज सरफेस से पासिंग होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या क्या कहलाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज सरफेस से क्या हो रही है? पास हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी को क्या बोल सकते हैं? ई डॉट डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अदिश गुणनफल, इसकी कैसी क्वांटिटी होती है? अदिश राशि होती है। कैसी क्वांटिटी? अदिश का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। इसके लिए हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा तो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कम होगी। एरिया, एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, यानी कम एरिया ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगी, तो एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। कम एरिया होगा तो उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। एंगल, एंगल के तीन केस निकल के आते हैं। अगर हम दोनों की कंडीशन, दोनों डायरेक्शन सेम होगी, दोनों डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, तो हमारा फाई कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फाई कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। ये कंडीशन कौन सी है? परपेंडिकुलर। कौन सी कंडीशन है? परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास नहीं होगी, तो इस कंडीशन में हमारा जो फाई होगा, फ्लक्स होगा, मिनिमम होगा। अगर हमने इसको इंक्लाइन कर दिया, किसी भी एंगल से झुका दिया, तो इस कंडीशन में हमारा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर देगा, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ें होगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।